हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। लास्ट क्लास में बीएनएस की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने किया था सेक्शन 1 और आज हम क्या करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन क्लॉज से, दैट इज योर सेक्शन 2। अब ये जो है आपका पूरा डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस आईपीसी में कहाँ होती थी? पहले डेफिनेशंस जो थी आईपीसी में होती थी सेक्शन 6 से 52A। वो अब बीएनएस में कहाँ से कहाँ तक है? वो अब बीएनएस में है सेक्शन 2 क्लॉज 1 से 39 तक। ठीक है, आईपीसी में सेक्शन 6 से 52A होता था और बीएनएस में अब 2 क्लॉज 1 से 2 क्लॉज 39 तक है। तो मेजर चेंजेस देख लेते हैं। यहाँ 2 क्लॉज 1 में अब ये जो है, देखो बीएनएस में क्या हो गया है, बेसिकली अल्फाबेटिकल हो गई हैं डेफिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ट के बारे में, और ये एक्ट की बात आईपीसी में कहाँ होती थी? सेक्शन 33 में, जो एक्ट की बात भी करता था, जो ओमिशन की बात भी करता था, लेकिन यहाँ ओमिशन जो है वो बाद में आएगा। देन क्लॉज 2 बात करता है एनिमल की। आईपीसी में कहाँ बात होती थी? सेक्शन 47 में। फिर क्लॉज 3 बात करता है चाइल्ड की। अब ये जो है ये एक नया एडिशन है, ये नया एडिशन है बीएनएस में। आईपीसी में हम चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं पढ़ते थे। उसके बाद क्लॉज 4 जो है वो बात करता है काउंटरफीट की, जो कि हम कहाँ बात करते थे आईपीसी में? हम बात करते थे सेक्शन 28 में। उसके बाद क्लॉज 5 बात करता है बीएनएस में कोर्ट के बारे में, और हम सेक्शन 20 आईपीसी में बात करते थे कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। यहाँ केवल कोर्ट है, तो डिफरेंस ऑफ वर्ड्स का भी ध्यान रखना है हमको। देन क्लॉज 6 जो है वो बात करता है डेथ के बारे में, जो कि बात होती थी सेक्शन 46 आईपीसी में। क्लॉज 7 जो है वो बात करता है डिसऑनेस्टली के बारे में। हम इसको आईपीसी में कहाँ पढ़ते थे? सेक्शन 24 में। क्लॉज 8 जो है वो बात करता है डॉक्यूमेंट के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। वो क्यों है कि 29 में, सेक्शन 29 में हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते थे आईपीसी में, और 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात करते थे। यहाँ पे क्या हुआ है बीएनएस में? 2 क्लॉज 8 में जो डॉक्यूमेंट है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सेपरेट क्लॉज नहीं है। ओके, देन 2 क्लॉज 9 में बात हो रही है फ्रॉडुलेंटली की बीएनएस में। फ्रॉडुलेंटली हम आईपीसी में कहाँ पढ़ते थे? सेक्शन 25 में। फिर 2 क्लॉज 10 में जेंडर है। जेंडर में थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पे आईपीसी में हम बात करते थे मैन वुमेन, यहाँ पर जेंडर में क्या चेंज है? मैन वुमेन ट्रांसजेंडर। ओके, तो ये चेंज है, ये बात हम करते थे सेक्शन 8 में जेंडर की। अब बात करेंगे 2 क्लॉज 10 में। उसके बाद 2 क्लॉज 11 में गुड फेथ है, जिसके बारे में हम बात करते थे सेक्शन 52 में आईपीसी में। 2 क्लॉज 12 में गवर्नमेंट है, जो कि बात होती थी सेक्शन 17 में आईपीसी में। आगे चलते हैं, 2 क्लॉज 13 में हार्बर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ते थे 52A में आईपीसी में। उसके बाद 2 क्लॉज 14 में इंजरी, जो कि सेक्शन 44 में थी इंजरी। फिर 2 क्लॉज 15 में इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, जो कि बात होती थी सेक्शन 43 में, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। फिर 2 क्लॉज 16 में जज है, जो कि सेक्शन 19 में होता था आईपीसी में। 2 क्लॉज 17 में लाइफ है, और लाइफ आईपीसी में कहाँ होता था? सेक्शन 45 में। 2 क्लॉज 18 में लोकल लॉ, जो कि सेक्शन 42 में था लोकल लॉ। 2 क्लॉज 19 में मैन है। अब देखो, केवल मैन की डेफिनेशन है यहाँ पर सेक्शन 10 में हम मैन और वुमेन दोनों पढ़ते थे। वाई? बिकॉज वुमेन जो है वो बाद में आएगा, अल्फाबेटिकली हो गया है, जैसे कि एक्ट और ओमिशन में था। पहले एक्ट आया था, बाद में ओमिशन आएगा यहाँ पर। तो अपने दिमाग से कंपैरेटिव भी चलाते जाओ, बिकॉज स्टेट जो है यू नेवर नो कि वो कंपैरेटिव पूछेगा या सीधा बीएनएस पूछेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करना है, बट मेजरली बीएनएस पे ही ध्यान देना है। अब देन 2 क्लॉज 20 इट टॉक्स अबाउट मंथ एंड ईयर, जिसकी बात हम सेक्शन 49 में करते थे आईपीसी में। 2 क्लॉज 21 मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें थोड़ा सा चेंज है, जिसकी बात हम करते थे सेक्शन 22 आईपीसी में। 2 क्लॉज 22 में नंबर है,
जिसकी बात होती थी सेक्शन 9 में आईपीसी में। फिर 2 क्लॉज 23 में ओथ है, जिसकी बात 51 सेक्शन में होती थी, सेक्शन 51 में होती थी आईपीसी में। 2 क्लॉज 24 ऑफेंस की बात करता है, जिसकी बात सेक्शन 40 में होती थी आईपीसी में। देन 2 क्लॉज 25 टॉक्स अबाउट ओमिशन विच करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी एक्ट, तो पहले ही हो गया आपका 2 क्लॉज 1 में। 2 क्लॉज 26 में बात होती है पर्सन की, जो कि डील कहाँ करते थे हम, सेक्शन 11 आईपीसी में। 2 क्लॉज 27 पब्लिक, जो कि सेक्शन 12 में बात की जाती थी आईपीसी में। आगे चलते हैं। इन टोटल 39 क्लॉजेज है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अभी 2 क्लॉज 28 में पब्लिक सर्वेंट, जो कि सेक्शन 21 में था आईपीसी में। 2 क्लॉज 29 रीजन टू बिलीव, जो कि सेक्शन 26 में था आईपीसी में। फिर यहाँ पर एक डेफिनेशन होती थी सेक्शन 50 में सेक्शन की, यहाँ पर एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, देयर इज नो सच डेफिनेशन ऑफ सेक्शन। 2 क्लॉज 30 में स्पेशल लॉ है, जो कि सेक्शन 41 में होता था आईपीसी में। 2 क्लॉज 31 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो कि सेक्शन 30 में होता था। 2 क्लॉज 32 में वेसल, जो कि 48 में होता था। 2 क्लॉज 33 में वॉलेंटरीली, जो कि सेक्शन 39 में होता था आईपीसी में। फिर विल की बात कहाँ हो रही है, 2 क्लॉज 34, जो कि सेक्शन 31 में था। मैन की पहले ही हमने पढ़ी, वुमेन की 2 क्लॉज 35 में है, जो कि सेक्शन 10 में होती थी आईपीसी में। देन 2 क्लॉज 36 रॉन्गफुल गेन, 2 क्लॉज 37 रॉन्गफुल लॉस, और ये दोनों की बात कहाँ होती थी, सेक्शन 23 आईपीसी में। प्लस एक चीज आती थी और सेक्शन 23 में गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉजिंग रॉन्गफुली, वो कहाँ बात होगी, 2 क्लॉज 38 में बीएनएस में गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। एंड लास्टली 2 क्लॉज 39 जो है आपका वो नया एडेड है कि वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो यहाँ है बट गिवन नहीं है, वो बात है। तो अब इनको आगे डिटेल में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बात कर रहा है, फर्स्ट डेफिनेशन बात कर रहा है एक्ट की। तो एक्ट कौन होता है, एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। इसका क्या मतलब है कि एक एक्ट अगर आप करोगे वो तो एक्ट के अंदर आएगा ही, लेकिन अगर आप सीरीज ऑफ एक्ट कर रहे हो, मान लो आप लोग क्रिमिनल कंस्पायरेसी कर रहे हो, तो 2 जने कहीं पे मिले, लेटर्स एक्सचेंज किए, फोन पे बात की, तो हर एक्ट उनका जो है वो सीरीज ऑफ एक्ट्स जो है वो एक सिंगल एक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो 2 क्लॉज 1 में क्या है, एक्ट है। देन 2 क्लॉज 2 में कौन है, 2 क्लॉज 2 में एनिमल है। अब यहाँ से मैंने आपको पहले ही कंपैरेटिव बता दिया है, तो यहाँ से अब आईपीसी को थोड़ा साइडलाइन रखो और सिर्फ बीएनएस पे ध्यान देना है। 2 क्लॉज 1 में कौन है, एक्ट है। 2 क्लॉज 2 में कौन है, एनिमल है। एनिमल का क्या मतलब, मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर दैन ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई भी लिविंग क्रिएचर जो है वो एनिमल की कैटेगरी में है। 2 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट चाइल्ड, ये चाइल्ड कहीं पर भी नहीं था आईपीसी में, ये नया एडिशन हुआ है। तो अब एमसीक्यू फॉर्मेशन में तो वो कुछ भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू एडिशन इन बीएनएस, तो वो क्लॉजेस दे देगा आपको। तो ध्यान रखना 2 क्लॉज 3 चाइल्ड जो है वो एक नया एडिशन है। कौन होता है चाइल्ड, एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से नीचे के जो भी है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके उसके बाद 2 क्लॉज 4 जो है क्या बात करता है, काउंटर फीट की। इंपॉर्टेंट है, काउंटर फीट क्या होता है, बेसिकली एक पर्सन अगर ये चाह रहा है कि वो किसी और चीज़ से, मतलब एक चीज़ को किसी और चीज़ से रिजेंबल करवाए, मैच करवाए, कि वो उसी के जैसा दिखे, ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। क्या चाह रहा है वो, कि एक जो है वो दूसरे को रिजेंबल करे। इंटेंशन क्या है उसका, इन शब्दों पे। अब हम बीएनएस पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो कुछ एक चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, कुछ एक मेंटल एलिमेंट्स पे हमारा फोकस रहना चाहिए। जहाँ पर भी इस तरीके के शब्द यूज होंगे, मोटिव, इंटेंशन, नॉलेज, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, कि उसके बैक ऑफ द माइंड, किसी पर्सन के बैक ऑफ द माइंड उसका इंटेंशन क्या है, उसका मोटिव क्या है, नॉलेज है, डिसऑनेस्टली है, फ्रॉडुलेंटली है, इस पे हमें ध्यान देना है। तो ये क्या बोल रहा है, पर्सन is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing। यहाँ पे उसका इंटेंशन क्या है, intending
बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस, उस रिजेम्बलेंस से वो क्या करना चाहता है, वो डिसीव करना चाहता है सामने वाले को, वो डिसेप्शन प्रैक्टिस करना चाहता है। देखो एक तो उसका सीधा सीधा इंटेंशन है डिसेप्शन प्रैक्टिस करने का, दूसरा या फिर उसको नॉलेज है कि अगर मैं ये रिजेम्बलेंस करूंगा तो डिसेप्शन प्रैक्टिस होगी। ओके तो 3 एलिमेंट्स बनते हैं काउंटरफीट की डेफिनेशन में। क्या? पहला, पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, ये आपका पहला पॉइंट है। फिर इंटेंडिंग, उससे उसका इंटेंशन क्या है कि डिसेप्शन प्रैक्टिस होगा, और तीसरा क्या है, या फिर उसको नॉलेज है कि इससे डिसेप्शन प्रैक्टिस होगा। ओके तो यहाँ पे रिजेम्बलेंस, 3 शब्द ध्यान रखने हैं काउंटरफीट में हमको, रिजेम्बलेंस, इंटेंशन और नॉलेज। ठीक है, वो रिजेंबल करवा रहा है, इंटेंशन है या फिर नॉलेज है डिसेप्शन का। ओके एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग की इमिटेशन, इमिटेशन का क्या मतलब होता है, इमिटेशन होती है आपकी नकल। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग की इमिटेशन आपकी एग्जैक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने क्रिएट किया है वो हूबहू ओरिजिनल की तरह दिखे, लेकिन हल्का फुल्का भी रिजेम्बलेंस है तो वो काउंट हो जाता है काउंटरफीट में। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड रिजेम्बलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय, कि उसने रिजेम्बलेंस करवाया और उससे क्या है कि एक पर्सन जो है वो डिसीव हो रहा है या हो सकता है। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, शैल प्रिजम्पशन रहेगा कोर्ट का, until the contrary is proved that person so causing one thing to resemble other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely कि deception would thereby be practiced। क्या बोला इसमें, इन्होंने ये बोला कि जहाँ पर भी एक पर्सन जो है किसी एक चीज़ को दूसरे से रिजेम्बलेंस करवाता है, मतलब मिलता जुलता उसके बनाता है, तो कोर्ट जो है शैल प्रिज्यूम करेगी, यहाँ पे ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन हो जाएगा। कोर्ट जो है शैल प्रिज्यूम करेगी कि इसका मतलब या तो इसका इंटेंशन था डिसीव करने का या फिर इसको नॉलेज थी कि ये डिसेप्शन करेगा। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन 2 बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन 1 में क्या बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि इमिटेशन एग्जैक्ट हो, और एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोल रहा है कि जहाँ पर भी उसने रिजेम्बलेंस करवाया तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कि या तो उसका इंटेंशन था डिसीव करने का या उसको नॉलेज थी, उसको पता था कि डिसेप्शन प्रैक्टिस वो करेगा। आगे चलते हैं, 2 क्लॉज 4 हो गया हमारा, काउंटरफीट की डेफिनेशन हो गई। 2 क्लॉज 5 पे आ जाते हैं। 2 क्लॉज 5 में कौन है, कोर्ट, जो कि पहले कोर्ट ऑफ जस्टिस होता था आईपीसी में। कोर्ट का क्या मतलब, 3 पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर। कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। एक चीज़ तो ये है कि कोई भी जज जिसको लॉ ने ये पावर दी है कि वो जुडिशियली एक्ट करे अकेले, पहला पॉइंट। दूसरा, बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी, कोई बॉडी ऑफ जजेस जिनको लॉ ने एम्पावर किया है कि वो जुडिशियली एक्ट करें एज अ बॉडी। इसका क्या मतलब है, पहले जो हमारे जूरी सिस्टम था, मान लीजिए, अब देखो इसमें 2 चीज़ें निकलती है। उस जूरी सिस्टम में क्या होता था कि दे वॉजंट अ सिंगल जज, एक से ज़्यादा जजेस बैठते थे तो उनका कंसेंसस निकलता था, यूनानिमस ओपिनियन होता था। तो ये आपका जूरी सिस्टम है, लेकिन दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो जजेस जो है एक साथ बैठे हुए हैं, वो बेंच भी हो सकती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, सिविल लॉ की बात की जाए, वो कोई बेंच भी हो सकती है ना। तो बेसिकली एक से ज़्यादा जजेस, एक से ज़्यादा होते ही वो क्या हो जाएगी, वो बॉडी हो जाएगी, बॉडी ऑफ जजेस एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी। तीसरा क्या है, व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। ओके तो पहले तो सिंगल जज, जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, बॉडी ऑफ जजेस एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी। थर्ड क्या है, व्हेन सच जज या बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली, या तो वो अकेले या फिर एक साथ, तो दोनों कोर्ट मानी जाएंगी। तो कोर्ट के अंदर 3 चीजें आती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, 2 क्लॉज 6 में क्या है, डेथ। अब डेथ की, अब चाहे लाइफ हो
चाहे डेथ हो। हम दोनों के बारे में बात किसकी कर रहे हैं, लाइफ की और डेथ की बात किसकी हो रही है, ह्यूमन बीइंग की हो रही है। तो डेथ मीन्स डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अनलेस आपको उस कंटेक्स्ट से कुछ कॉन्ट्ररी समझ में आ रहा हो, हम तो ह्यूमन बीइंग की डेथ की ही बात कर रहे हैं। देन डिसऑनेस्टली, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। डिसऑनेस्टली में क्या है, मीन्स डूइंग एनीथिंग, और इसमें आपका इंटेंशन क्या है, मैंने क्या कहा था पहले, मेंटल एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। डिसऑनेस्टली में आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें आपका इंटेंशन है ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो, एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने मेरे घर में आपको इनवाइट किया, मैंने मेरे घर में आपको लंच पे या डिनर पे इनवाइट किया, आप मेरे घर में आए। अब वहाँ पे टेबल पे एक रिंग पड़ी थी, तो आपने वो रिंग उठा ली। जैसे ही आपने वो रिंग उठाई, जैसे ही आपने वो रिंग उठाई, आपने वो काम डिसऑनेस्टली किया। कैसे हुआ, डिसऑनेस्टली क्यों बोला मैंने यहाँ पर, क्योंकि आपने अपने आप को तो आपने वो रिंग दे दी, इसका मतलब आपने खुद के लिए रॉन्गफुल गेन कर लिया। वो गेन रॉन्गफुल है, सही तो नहीं है ना। दूसरी बात, आपने मेरे लिए क्या किया कि क्योंकि वो रिंग मेरी थी, मेरा उस पर ओनरशिप था, तो आपने मुझे क्या करवाया, रॉन्गफुल लॉस करवाया। यही दो एलिमेंट्स यहाँ पे बोल रहा है, कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन, आपको रॉन्गफुल गेन हो रहा है उस रिंग से, और मुझे आपने क्या करवा दिया, रॉन्गफुल लॉस करवा दिया। तो आपने क्या किया है, वो एक्ट आपने डिसऑनेस्टली किया है। तो 2 क्लॉज 7 में क्या बात की हमने, डिसऑनेस्टली की। देन 2 क्लॉज 8 में किसकी बात हो रही है, 2 क्लॉज 8 में वी विल बी टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब, अब इसको भी डिवाइड कर लेना पॉइंट्स में। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। पहली चीज क्या, कि कोई भी मैटर आपने किसी भी चीज पर, किसी भी सब्सटेंस का क्या मतलब, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पेपर हो। कोई मान लीजिए किसी मंदिर में आप जाते हैं, या किसी मॉन्यूमेंट में आप जाते हैं, वहाँ पर जो पिलर्स होते हैं या जो शिलालेख होते हैं, उन पर अगर कुछ लिखा हुआ होता है तो वो भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनी मैटर एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब्ड किसी भी सब्सटेंस पे, वो पेपर हो सकता है, वो पत्थर हो सकता है, वो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चल पड़ा, तो हो सकता है हम डायरेक्टली कंप्यूटर में डाल रहे हो, है ना, तो कोई भी सब्सटेंस हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज एनी मैटर एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। अब आप उसको कर कैसे रहे हो, बाय मीन्स ऑफ, आपने उसमें लेटर्स भी पुट इन किए ABCD, आपने उसमें फिगर्स पुट इन किए 1 2 3 4, या फिर मार्क्स, किसी भी तरीके का सिंबल हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, स्लैश हो सकता है, डैश हो सकता है, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। ओके, बेसिकली आपने क्या किया है, कोई भी मैटर एक्सप्रेस किया है या डिस्क्राइब किया है किसी भी सब्सटेंस पे, कैसे, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, वर्ड्स या मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। ये थोड़ी है कि आपने लेटर्स लिखने शुरू हुए तो उसमें कोई फिगर्स आएंगे ही नहीं, अब तो एक से ज़्यादा मीन्स भी तो हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा क्या कहता है, एंड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। और क्यों आप इंक्लूड कर रहे हो, ये इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। तो ये 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट क्या है कि आपने कोई भी मैटर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया किसी सब्सटेंस पे, कैसे किया, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स या एक से ज़्यादा मीन्स। थर्ड, इसके अंदर इंक्लूडिंग है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड। और फोर्थ पॉइंट आपका लास्ट, कि इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, कि किस लिए आप कर रहे हो, वो मैटर जो है अब आपका किस में काउंट हो जाएगा, वो एज एविडेंस काउंट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, फर्स्ट, इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स। व्हाट मीन्स का क्या मतलब, यहाँ पे हमारे सामने 3 मीन्स की बात की थी उन्होंने, लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस मीन्स से आप कर रहे हो, या अपॉन व्हाट सब्सटेंस। अपॉन व्हाट सब्सटेंस, मैंने अभी आपको बोला, पेपर पे हो सकता है, पत्थर पे हो सकता है, किसी भी चीज पे हो सकता है। सो इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस मीन से या किस सब्सटेंस पे लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स बनाए हैं, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट और नॉट। और क्या आपका इंटेंशन था कि ये एज
एविडेंस कोर्ट में यूज होंगे या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलें। अब कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं। अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसी राइटिंग बेसिकली एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो लिखा हुआ है विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कल को अगर कोई एग्रीमेंट बनाता है तो वो इन फ्यूचर उसका एविडेंस हो जाता है कि इनके बीच में ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा, एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। देन अ चेक अपॉन अ बैंकर, एक चेक है, क्या है वो, है तो कागज ही, उसमें चीजें लिखी हुई हैं रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी, कि आप किसी को कोई पावर देते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। कोई मैप, नक्शा, कोई प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड या विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस, जिसको हम एज एविडेंस यूज कर सकते हैं या हमारा इंटेंशन है यूज करने का, ये एक डॉक्यूमेंट है। देन कोई राइटिंग जिसके अंदर डायरेक्शंस थी या इंस्ट्रक्शंस थी, वो डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए कोई सड़क चलता है, आपसे कुछ पूछ लेता है, आप उसको लिखित में देते हैं कि ये जगह इसमें है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में हो जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोल रहा है, whatever is expressed by means of letters, figures या marks as explained by mercantile या other usage, mercantile law में यूज हो रहा है या किसी और पर्पस से यूज हो रहा है, shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे एक्सप्रेस किया हो। मतलब आप जब उसको बना रहे हो, आपको ये नहीं पता था कि ये मर्केंटाइल में काम आएगा या किसी और में काम आएगा, लेकिन अब हम अगर उसको वहाँ यूज़ कर रहे हैं तो भी वो इसी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी के अंडर है। देन इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, A writes his name on the back of bill of exchange payable to his order, उसने bill of exchange के पीछे अपना नाम लिख दिया। The meaning of the endorsement as explained by mercantile usage is that the bill is to be paid to the holder। इसका क्या मतलब हो जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज पे अगर वो अपना नाम लिख रहा है, इसका मतलब वो फ्यूचर डेट पे उसको होल्डर को देना है। द इंडोर्समेंट जो है, अब क्योंकि उसने अपना नाम वहाँ लिख दिया है, वहाँ इंडोर्स कर दिया है, वो डॉक्यूमेंट है एंड शैल बी कॉन्स्टिट्यूड इन द सेम मैनर। अगर हम किसी चेक पे या किसी और चीज़ पे, प्रोमिसरी नोट पे ये लिखते हैं पे टू द होल्डर, तो क्योंकि अब उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे उसने अपना नाम लिख दिया है, इसका मतलब ही क्या निकल रहा है कि पे टू द होल्डर, इस तरीके के शब्द जो है वो माने जाएंगे वो। और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर, उसने अपना नाम लिख दिया, अपना साइन कर दिया, इसका मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहना चाह रहा है कि फर्दर फ्यूचर डेट पे होल्डर को ये पे किया जाए। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, फ्रॉड्यूलेंटली। अब फ्रॉड्यूलेंटली देखो, एज सच आईपीसी में एज सच बीएनएस में कोई बहुत ज़्यादा ब्रॉडली डिफाइन नहीं है। फ्रॉड्यूलेंटली क्या बोलता है, ये मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। क्या है आपका इंटेंशन, आपका इंटेंशन है डिफ्रॉड करने का बट नॉट अदरवाइज। बट एक्चुअली फ्रॉड्यूलेंटली, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, फ्रॉड कहाँ डिफाइंड है, फ्रॉड अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है सेक्शन 17 में, बट आईपीसी में कहीं पर भी बीएनएस में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। तो फिर कैसे पढ़ेंगे फ्रॉड को, देखो फ्रॉडुलेंटली को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द है हमारे पास फ्रॉडुलेंटली, एक केस है डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन किया गया था। उन्होंने ये बोला इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि डिफ्रॉड जो शब्द है एक, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं कि आप फ्रॉडुलेंटली कोई काम कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं किसी के साथ, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है डिसीट
यानी आप सामने वाले को धोखा देना चाहते हैं। और एक होता है इंजरी। अब इंजरी क्या होती है? इंजरी क्या होती है? इंजरी हम आगे पढ़ेंगे। इंजरी दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। क्या होती है इंजरी? हार्म कॉज टू बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन या प्रॉपर्टी। ये कौन है? तो बेसिकली क्या पढ़ा हमने? डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो शब्द है डिफ्रॉड, इसके अंदर दो एलिमेंट्स आते हैं। वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं? ये दो एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास? एक है डिसीट, यानी धोखा देने का इंटेंशन है उसका। दूसरा है जो हम पढ़ते हैं फ्रॉडुलेंटली में, इट इंक्लूड्स फ्रॉडुलेंटली इंटेंट टू डिफ्रॉड। तो ये डिफ्रॉड किससे मिलके बना हुआ है? इट इंक्लूड्स डिसीट प्लस इंजरी, यानी आप उसको हार्म कॉज करना चाह रहे हो, भले ही बॉडी में, माइंड में, उसकी रेप्यूटेशन पे या प्रॉपर्टी पे, और आपका इंटेंशन क्या है? उसको धोखा देने का। तो क्यूमुलेटिवली क्या आ जाता है हमारे पास? फ्रॉडुलेंटली। चले वापस, क्या पढ़ रहे थे? फ्रॉडुलेंटली। क्लियर हुआ कुछ हद तक? अब नेक्स्ट क्या है? 2 क्लास 10 में जेंडर। देखो, जब हम पहले पढ़ते थे आईपीसी में तो वो बोलता था कि द प्रोनाउन ही और इससे संलग्न जितने भी उसके डेरिवेटिव्स हैं साथ में आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन, भले ही मेल या फीमेल। बस यहाँ पे खत्म हो जाती थी आईपीसी में डेफिनेशन। लेकिन बीएनएस में क्या है? प्रोनाउन he and its derivatives are used of any person whether male, female, और अब एक नया एडिशन कौन हो गया है? ट्रांसजेंडर को भी हमने पर्सन की कैटेगरी में दे दिया है। अब जो आप फॉर्म्स भरते हो इसमें मेल भी आता है, फीमेल भी आता है और ट्रांसजेंडर का ऑप्शन भी आता है। ट्रांसजेंडर को भी रिकॉग्निशन मिल गया है। तो ट्रांसजेंडर का मीनिंग कहाँ देखना है हमको? सेक्शन 2 क्लॉज के में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में सेक्शन 2 क्लॉज के में इस शब्द को डिफाइन किया हुआ है, ट्रांसजेंडर को। आगे चले, 2 क्लॉज 11 क्या बोलता है? गुड फेथ। गुड फेथ में हमें दो शब्दों पे ध्यान देना होगा। कौन? एक तो ड्यू केयर और एक अटेंशन। ये दो शब्द होंगे तो आपने गुड फेथ में काम किया है। ये दो शब्द में कोई एक शब्द भी मिसिंग है तो आपने गुड फेथ में काम नहीं किया है। सो क्या है गुड फेथ? नथिंग इन इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो बिना ध्यान रखे हुए और अटेंटिवली अगर आपने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब आपने गुड फेथ में काम नहीं किया। पहले क्या होता था? कोच इसको कैसे रेजोनेट करती थी? पहले कोच इसको रेजोनेट करती थी कि कोई भी ऑनेस्ट एक्ट है, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि डिसऑनेस्टली एक ऑन टोटल अलग चीज़ है। तो गुड फेथ में हमें दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, ड्यू केयर और अटेंशन। आगे नेक्स्ट 2 क्लॉज 12 जो है आपका क्या बात करता है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी आ रहा है। नेक्स्ट 2 क्लॉज 13 बात करता है हार्बर। हार्बर मतलब किसी को बेसिकली शरण देना। अब कैसे? इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन विथ शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, अम्यूनिशन या मीन्स ऑफ कन्वेयंस, इधर से उधर कहीं जाने के लिए, और असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड एज दोज एन्यूमरेटेड इन दिस क्लॉज। मतलब चाहे शेल्टर देके, फूड, ड्रिंक, आर्म्स, अम्यूनिशन, या आप उसको बचाना चाह रहे हो, इस वजह से आप उसको हार्बर कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज 2 क्लॉज 14। अभी भी हमने पढ़ा था इंजरी क्या होता है? इंजरी मतलब एनी हार्म, और आप उसको इलीगली कॉज कर रहे हो किसी पर्सन को। लीगल नहीं है, इलीगली कॉज कर रहे हो आप, अवैध है वो। और कहाँ पे? इन बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी। तो ये चार शब्द ध्यान रखने, BMRP, हार्म कॉज्ड इन बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन या प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चले आगे, 2 क्लॉज 15 क्या बात करता है? इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। ठीक है, क्या बोल रहा है? द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस।
तीन चीजें इसमें बात की जाएगी, ठीक है। एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, पहली चीज, या विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दूसरी चीज, और विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, तीन चीजें। कुछ भी ऐसा जो कि सीधा सीधा ऑफेंस है, या लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, या सिविल एक्शन के लिए ग्राउंड देता है, वो कौन हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। और लीगली बाउंड टू डू का क्या मतलब है, अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू, कुछ भी आपको करना ही करना है, वट एवर इट इज इलीगल फॉर हिम टू ओमिट, यानी अगर वो उसको नहीं करेगा, ओमिट कर देगा, तो वो इलीगल हो जाएगा। अगर इसका मतलब वो लीगली बाउंड टू डू है दैट थिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आए। नेक्स्ट डेफिनेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट जज। अब देखो, जज का क्या मतलब है, मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज। एक तो वो पर्सन जिसका ऑफिशियल डेजिग्नेशन ही जज है, एंड इंक्लूड्स अ पर्सन, और कौन कौन है इसके अंदर, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, भले ही सिविल भले ही क्रिमिनल, क्या दे सकता है, वो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है, या एक ऐसा जजमेंट दे सकता है जो अगर जिसके लिए अपील प्रोवाइडेड नहीं है, या अपील होती है डिसमिस हो जाती है, या अपील होती है फैसला हो जाता है, तो विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट डेफिनेटिव हो जाता है वो, या जजमेंट विच इफ अगर उसको कंफर्म कर दिया जाता है किसी और अथॉरिटी के थ्रू, तो वो डेफिनेटिव हो जाता है। तो पहली चीज क्या, वो खुद से डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है, दूसरा कि द जजमेंट इज सब्जेक्ट टू अपील, और तीसरी चीज क्या कि अगर वो जजमेंट कोई और अथॉरिटी कंफर्म कर देती है तो डेफिनेटिव हो जाता है। देन सेकेंड क्लॉज क्या बोल रहा है, हु इज वन ऑफ अ बॉडी और पर्सन, जो कि उसी बॉडी का एक हिस्सा है, विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। अगर बॉडी ऑफ पर्सन, जैसे कि हमने कोर्ट में पढ़ा था, एक से ज़्यादा जज, एक से ज़्यादा पर्सन, वो अगर एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा जजमेंट देने के लिए, तो वो उन्हीं में से एक है, वन ऑफ द बॉडी और पर्सन्स। देन इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज, जिसमें उसके पास पावर है उसको फाइन इम्पोज करने की या इम्प्रिजनमेंट देने की, विद या विदाउट अपील, भले ही अपील के साथ भले ही अपील के बिना, तो वो कौन है, वो एक जज है। बेसिकली उसके पास जुरिस्डिक्शन है, कोई चार्ज फ्रेमिंग हुई है, उसके पास जुरिस्डिक्शन है उसको सजा देने की। अब वो चाहे फाइन इम्पोज करे, वो चाहे इम्प्रिजनमेंट दे, तो वो कौन है, वो जज है। लाइफ का मतलब, जैसे कि हमने डेथ में पढ़ा था, लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो दोनों लाइफ में या डेथ में हम किसकी बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। तो इस क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस किया, हमने किया है सेक्शन 2 क्लॉज 17 तक। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 18 से।